सभी का इस YouTube चैनल द यूपीएससी टीवी बाई आरएस पर, और यहाँ पर मैं राहुल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ विज़न आईएएस करंट अफेयर मैगज़ीन फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने अभी प्रिपरेशन शुरू की होगी। जून 2020 से एक प्रिपरेशन 2021 की जिन लोगों ने शुरू की है उनके लिए यहाँ से सारी करंट अफेयर मैगज़ीन इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। ये मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ या कुछ भी हो, आपको ये मैगज़ीन ज़रूर पढ़नी है। कोई भी एक मैगज़ीन आपको जरूर पढ़नी है और विज़न आईएएस उस पूरी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है। तो शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। और शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप अनअकैडमी प्लस पर कोई सब्सक्रिप्शन लेने का विचार कर रहे हैं, इस लॉकडाउन में अपने प्रिपरेशन को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं, देन यू कैन यूज़ द रेफरल कोड RRAHUL007। RRAHUL007 राहुल गांधी वाला राहुल तो आपको पता ही होगा, उसके पीछे मेरे नाम वाला राहुल भी R लगा देना और 007 लिख देना आगे, ठीक है। सो हेयर तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी दैट यस यू कैन यूज़ द कोड इन ऑर्डर टू गेट द डिस्काउंट। तो शुरू करते हैं। कोड जो है वो फिर से लिख देता हूँ RRAHUL007। ये कोड अप्लाई करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। नीचे ग्रुप में आके मेरे को इन्फॉर्म भी कर देना, तो यहाँ पर मैं आपको एक थैंक्स भी बोल दूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ बिट ऑफ टाइम। शुरू करते हैं बिना बीप के। ओके, पॉलिटी एंड गवर्नेंस की यहाँ पर बात करेंगे। कस्टोडियल वायलेंस, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी और कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में भी हम मूव ऑन कर पाएँ। ओके, तो शुरू करते हैं आज का लेसन और बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लेना। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल है अगर आपका, तो यहाँ पर इस चैनल पर आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैगज़ीन, करंट अफेयर, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो रही हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मैगज़ीन भी लॉन्च होने जा रही है इसी मंथ, तो ये एक बड़ी चीज़ है पबेड ऑप्शनल के लोगों के लिए। तो जो भी आपके फ्रेंड, आपके दोस्त और दुश्मन जो भी हो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले, उनको आप ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। मैंने आपके 2 मिनट और 11 सेकेंड वेस्ट कर दिए हैं। अब शुरू करते हैं कार्यवाही बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। पहली न्यूज़ है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर कस्टोडियल वायलेंस की। कस्टोडियल वायलेंस का मतलब क्या होता है? कस्टडी के अंदर कोई वायलेंस, जैसे यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में, आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा विजन वालों ने, न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज ऑफ तमिलनाडु। लेकिन आप एक चीज़ और समझिए दैट ब्लैक लाइव्स मैटर, जो हैशटैग ब्लैक लाइव्स मैटर जो यहाँ पर ट्रेंड हुआ था, वो भी यही चीज़ थी। वहाँ पर भी एक तरीके का कस्टडी में नहीं था बट स्टिल पुलिस का वायलेंस था। तो कहीं ना कहीं सेम काइंड ऑफ कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर है। एग्जैक्टली इट इज़ नॉट कस्टोडियल वायलेंस बट स्टिल इट इज़ द प्रोसेस। ये कस्टोडियल वायलेंस आता कहाँ से, ऐसे समझने की कोशिश करो कि एक होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में भाई 4 कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट। शुरुआत होती है पुलिस से, पुलिस अरेस्ट करती है, उसके बाद पुलिस जो है वो पूरा प्रोसेस करती है। इसके अलावा फिर प्रोसिक्यूशन होता है, पुलिस का काम होता है इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूटर का काम होता है प्रोसिक्यूशन। देन वी हैव द कोर्ट्स, कोर्ट का काम होता है कि जो ट्रायल है उसको कंप्लीट कराना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब सज़ा अगर मिल जाए तो फिर बारी आती है जेल की। सो ये जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं। और जब पुलिस के पास बंदा है अभी, ठीक है, अभी ट्रायल वगैरह चलने वाला है। ट्रायल क्या होता है? वो प्रोसेस जब तारीख पर तारीख चल रही होती है, ठीक है, वो पूरी प्रोसेस को ट्रायल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब होने से पहले पुलिस की कस्टडी में रहता है बंदा, जो भी क्रिमिनल है या जो भी है, जिस पर भी वायलेंस, जो भी एक्यूज्ड है, और उसी दौरान अगर कोई वायलेंस होता है तो उसे हम कस्टोडियल वायलेंस कहते हैं। रिसेंटली क्या हुआ है कि डेथ हो गई है फादर और सन के, एक मतलब फादर और सन 2 लोग थे तमिलनाडु में, तो कस्टोडियल वायलेंस का शिकार हो गए। और इसके बाद अक्रॉस इंडिया लोगों का गुस्सा देखने को मिला कि ये कौन सा तरीका है भाई। ओके, अबाउट कस्टोडियल वायलेंस। कस्टोडियल वायलेंस जो होता है, ये वायलेंस होता है जो कहीं पर भी जुडिशियल और पुलिस कस्टडी में होता है, ठीक है। जुडिशियल और पुलिस कस्टडी जो यहाँ पर मैंने अभी बताया, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जुडिशरी, पुलिस, प्रोसिक्यूटर और जेल का काम आता है। तो जेल वगैरह तो बात की बात है, लेकिन ये कस्टडी का बात है, तो पुलिस प्लस
जुडिशरी, वेयर एन इंडिविजुअल हु हैज़ डन अ क्राइम इज टॉर्चर्ड मेंटली एज वेल एज फिजिकली। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाथ पैर तोड़ने की बात है, अगर कोई मेंटली भी किसी को टॉर्चर कर रहा है दैट थिंग इज ऑल्सो द काइंड ऑफ वायलेंस। इसके अलावा इट इंक्लूड्स टॉर्चर, रेप, डेथ, हर चीज़ आ जाती है इसके अंदर, क्योंकि वायलेंस में सब कुछ आ जाता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर, ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मल्टीपल एनजीओज, 3/4 डेथ जो होती हैं पुलिस कस्टडी में वो बिकॉज ऑफ टॉर्चर होती हैं। ठीक है, तो पुलिस कस्टडी में अब जैसे टॉर्चर क्यों भैया बोल रहे हैं, क्योंकि पुलिस कस्टडी में जो डेथ हैं 3/4 बिकॉज ऑफ टॉर्चर हुई, बाकी जो हैं वो आपकी बिकॉज ऑफ अदर रीजंस के हो सकता है, किसी की तबीयत सही नहीं है, कोई हेल्थ इशू है, किसी को कोरोना वायरस हो गया। ठीक है, तो दैट थिंग, तो इस वजह से 3/4 हम बोल रहे हैं। इसके अलावा अगर नेशनल कैंपेन अगेंस्ट टॉर्चर का ना कोट करना चाहो तो यू कैन यूज द NHRC डेटा एज वेल। 40% NHRC के पास जो केस आते हैं पुलिस के जो ह्यूमन राइट वायलेशन के, वो ये कस्टोडियल वायलेंस और इन्हीं चीज़ों के आते हैं। तो ये यहाँ पर दिक्कत वाली बात इसलिए है क्योंकि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी है जब वही लॉ को ब्रेक करती है तो आप किसके पास जाओगे, दिक्कत वहाँ आती है। दिक्कत ये नहीं कि पुलिस वायलेंस करे, लेकिन जाओगे कहाँ, फिर किसके पास जाओगे। नॉर्मल अगर किसी ने आपको परेशान किया आप पुलिस के पास जाओगे, लेकिन अगर पुलिस ही कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएं तो फिर क्या करोगे, तो दिक्कत वहाँ है। लॉलेसनेस, एनार्की, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा लीगल कंसर्न्स रेज्ड इन द इंसिडेंट, क्या लीगल कंसर्न है, क्या परेशानियाँ हैं। सबसे पहले तो दिक्कत ये है कि फंडामेंटल, देखो हर जगह जहाँ कहीं इशूज़ की बात आए पॉलिटी के हर टॉपिक में कॉन्स्टिट्यूशन के 2-4 आर्टिकल से वो हर इशू आपको लिंक करना है। जो लोग पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें याद करने के लिए नहीं है, वो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जो नॉलेज है आप उसी के 2-4 आर्टिकल 14, आर्टिकल 14, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22, आर्टिकल 20 आपको हर इशू में मिलेगा। चाहे वो आपका सबरीमाला का इशू हो कि वीमेन एंट्री में क्या चल रहा है, देन ऑल्सो आर्टिकल 14 की बात कर दो कि यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी नहीं है, आर्टिकल 17 की बात कर दो कि अनटचेबिलिटी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, आर्टिकल 21 की बात कर दो राइट टू डिग्निफाइड लिविंग है, और इस तरीके से आपके 2-3 पॉइंट फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में हो जाएंगे, है ना। तो ये सारे तरीके होते हैं। तो यहाँ पर भी यही है कि पुअर रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि कॉमन कॉज एक एनजीओ है, ठीक है। रिपोर्ट बाय कॉमन कॉज CSDS लोक नीति शोड के 12% ऑफ द पुलिस पर्सोनल नेवर रिसीव ह्यूमन राइट ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये दिक्कतें इनके लिए आप एक काम कर सकते हो, मेरी एक पबेट की सीरीज चल रही है, वहाँ पे मैंने पुलिस रिफॉर्म्स का एक स्पेसिफिक वीडियो लिया था। पुलिस की सारी दिक्कतें, चाहे वो रोल क्लैरिटी हो, गोल क्लैरिटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज हों, और वो सारी चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं एक पर्टिकुलर एनालिसिस में। और वो सारी चीज़ें मैंने ऐसे कवर नहीं की कि चलो एक एक करके किया हो, मैंने उसको बिल्कुल कीवर्ड बेसिस पर किया है कि एक कीवर्ड में आपको बड़ा सा इशू, एक बिग पिक्चर क्लियर हो जाएगी। लिंक जो है वो उसकी मैं कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, सो काइंडली डू वॉच दैट आर्टिकल, ओके। तो वो आप उतना देख सकते हो, 5, 10, 15 मिनट में आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की नहीं है, वो सब पेपर 2 में जो प्रोवाइड होता है, तो वो बिल्कुल सिंपल है, ओके। सो यहाँ पर वही एक पॉइंट है, उसका एक कह सकते हो एक बड़े से ट्रक का एक छोटा सा हिस्सा यहाँ देखने को मिल रहा है, जो इस पॉइंट में लिखा हुआ है कि ये सर्वे कहता है 12% यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं है। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि पुलिस के पास सॉफ्ट ट्रेनिंग नहीं होती है, सॉफ्ट ट्रेनिंग नहीं होती है पुलिस के पास। अगर आप यहाँ पे एक यूज़ करो वर्ड कटिंग एज फंक्शनरीज आता है एक। कटिंग एज फंक्शनरीज क्या होते हैं, जो लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आने वाले हैं जनता के साथ, यानी जो कांस्टेबल हैं या ऐसे लोग हैं। तो डाटा ये बताता है कि 87% ऐसे लोग हैं जो इस लेवल पर होते हैं, कांस्टेबल और SI ASI, मतलब जूनियर लेवल पर ASI कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इन लेवल पर 87% है। और जो IPS वगैरह होते हैं वो 1% है, वो टॉप पर हैं, ठीक है। लेकिन जो रिसोर्सेज का खर्चा होता है ना, वो इन पर पूरा का पूरा हो जाता है। इनको IAS को लबासना में भेजा जाता है और IPS को इधर सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल एकेडमी में, पुलिस एकेडमी में भेजा जाता है। तो यहाँ सारा खर्चा होता है। और जो नीचे के लोग जो जनता से एक्चुअली में बात करेंगे, उनको कुछ ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको सिर्फ
ऑर्डर को फॉलो करने की, यस सर बोलने की ट्रेनिंग, और भागने दौड़ने की ट्रेनिंग। इससे ज़्यादा कोई ट्रेनिंग सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग नहीं होती, जबकि ज़रूरत तो यहीं पर तो है कि यहाँ पर आप बताएं इनको कि लोगों को कैसे कम्युनिकेट करना है, कैसे लोगों को मोटिवेट करना है, क्या करना है। सो दिस थिंग इज मिसिंग, और ये कॉमन कॉज की रिपोर्ट भी बता रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट इन राम मूर्ति वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका 1996 इस पर्टिकुलर केस में अपहोल्ड किया था कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं प्रिजनर्स के आइडेंटिफाई टॉर्चर एंड इल ट्रीटमेंट इन प्रिजन एज एन एरिया दैट नीड्स रिफॉर्म। यहाँ पर ये बोला गया था कि यहाँ पर जब रिफॉर्म, जो वॉयलेंस वगैरह होता है तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है और उसमें हमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पर बात की आर्टिकल 21 की, मैंने बताया वो हर टॉपिक में आप ये जो है खिचड़ी पका सकते हो आर्टिकल 21 लिख के, ठीक है, आर्टिकल जो भी रेलिवेंट हो। इसके अलावा पावर ऑफ अरेस्ट को यहाँ पर क्या हो रहा है, मिसयूज़ हो रहा है। नेशनल पुलिस कमीशन थर्ड रिपोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया दैट 60% ऑफ ऑल अरेस्ट वर अननेसेसरी, ठीक है। तो यहाँ पर 60% अननेसेसरी यहाँ पर होते हैं अरेस्ट, और अननेसेसरी एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्शन जैसे 506 इन ऑर्डर टू गेट नॉन बेलेबल रिमांड फॉर द एक्यूज्ड इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स। यहाँ पे देखो 60% क्या होते हैं, अननेसेसरी यहाँ पर अरेस्ट हो जाते हैं लोग, ठीक है। इसके अलावा अगर आईपीसी का, अगर आप लेट मी लिंक विद अदर थिंग्स, आईपीसी का अगर आप कन्विक्शन रेट देखोगे ना तो वो सिर्फ 46% है। पहले के टाइम में 65% था, 1960s के आसपास 60 प्लस पे था, अब वो 46 है। एक तरफ लोग जागरूक हो रहे हैं, वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, दूसरी तरफ ये कन्विक्शन कम हो रहा है। कन्विक्शन क्या होता है, किसी को सजा के ट्रायल चल रहा है, कार्रवाई चल रही है, तारीख पर तारीख चल रही है, उसके बाद कोर्ट ने माना कि ये चीज़, ये जो है ये इनको बाइज्जत बली किया जाता है। सो समथिंग सॉर्ट ऑफ दिस थिंग। तो यहाँ पर कन्विक्शन बहुत कम है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो सकती हैं, एक तो कि सिस्टम एफिशिएंट नहीं है कि उनके खिलाफ सबूत नहीं मिलते, दूसरा ये कि फर्जी लोगों को पकड़ लिया जाता है। सो दोनों चीज़ें हैं, तो वो यहाँ पर आप समझ सकते हो। और 60% ये लोग अरेस्ट होते हैं वो अननेसेसरी होते हैं, और अननेसेसरी के अलावा भी जो चार्जेस होते हैं वो भी ऐसे लगाए जाते हैं, जैसे सेक्शन 506। सेक्शन 506 में क्या होता है कि नॉन अवेलेबल रिमांड, जैसे देखो पुलिस जब अरेस्ट करती है तो पुलिस के पास एक आर्टिकल 22 में आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 22 के अंदर आपको देखने को मिलता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन के प्रोविज़न है। प्यूनिटिव डिटेंशन में ये कहा गया है कि राइट टू इन्फॉर्म है, कि बंदे को जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसे बताओ भाई क्या दिक्कत है, क्या किया है उसने। इसके अलावा उसके पास राइट है कि वो इन्फॉर्म के अलावा वो अपना कोर्ट वगैरह, अपना मतलब लॉयर वगैरह हायर कर सकता है। इसके अलावा उसके पास राइट है कि राइट टू बी प्रेजेंट, तो उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने की एक प्रोविज़न है, ठीक है, आपको पता होगा। इसके अलावा फोर्थ है कि अगर नहीं कर पा रहे तो रिलीज़ कर दो। ये 4 पॉइंट हैं जो आर्टिकल 22 के अंदर आपको प्यूनिटिव डिटेंशन की कैटेगरी में मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि 24 घंटे में करना है, उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट विल डिसाइड कि इस बंदे का, इस पर्टिकुलर केस का क्या करना है, ठीक है। कहानी समझ में आई। अब क्या किया जाता है कि अगर नॉर्मल चार्जेस है ना तो जुडिशियरी मजिस्ट्रेट कह देगा यार बेल दे दो बंदे को या ऐसे छोड़ दो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब ऐसा कोई चार्ज लग जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 506, तो ऐसे थोड़ा सा अगर क्रिटिकल चार्ज लग जाए तो एक तरीके का पुलिस जो है वो रिक्वेस्ट करती है दैट अभी कार्रवाई पूरी नहीं हो पाई, और मजिस्ट्रेट से कहा जाता है, जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, दैट उनको मतलब एक एविडेंस दिया जाता है क्योंकि इस सेक्शन में हमने बुक किया है इस बंदे को, तो हमें अब रिमांड पे दे दो इसको। मतलब पुलिस को वो क्या करते हैं कि टाइम दे देते हैं थोड़ा सा, कि जाओ थोड़ा सा और रिमांड पे ले लो। और रिमांड का मतलब कि नॉन बेलेबल, तो थोड़े टाइम के लिए वो सब मतलब अपना जो भी है। तो इससे क्या होता है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कि ज़बरदस्ती किसी चीज़ को लगा दिया जाता है। जैसे ये जो केस है तमिलनाडु वाला केस, इस केस में ऐसा ही हुआ था। जो चार्जेस थे वो सिर्फ इतने लगने थे कि जो भी मतलब लॉकडाउन के रूल थे जो भी थे वो लोग फॉलो नहीं किए थे, इतना कुछ इशू था बस उसमें कि कुछ फॉलो नहीं किया था, ये इशू था। लेकिन जो पुलिस ने चार्जेस लगाए थे वो थोड़े से क्रिटिकल लगाए थे कि स्टेट की अगेंस्ट सिक्योरिटी को खतरा है, ऐसे करके थोड़े से बड़ा चढ़ा के चार्जेस लगाते हैं ताकि रिमांड पे दे दिया जाए और फिर हम अच्छे से 3rd डिग्री टॉर्चर या वॉट एवर उन चीज़ों का यूज़ कर सकें। इससे क्या होता है, फंडामेंटल राइट
राइट का वायलेशन और मिसयूज ऑफ पावर ऑफ अरेस्ट। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से एनालाइज जितना भी हो सकता था किया। इसके अलावा एक्स्ट्रा लीगल बिहेवियर, तो ये जो बिहेवियर है ये एक्स्ट्रा लीगल है, बिकॉज पुलिस के पास यहाँ पर पुलिस कस्टडी 15 दिन की होती है और जुडिशियल कस्टडी 60 से 90 दिन की होती है, और यहाँ पर ये सारे रूल्स की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जैसा हमें इस केस में देखने को मिला, जहाँ पर अननेसेसरली छोटी मोटी चीज़ों में कस्टडी बढ़ाई गई, रिमांड पे लिया गया और टॉर्चर हुआ और उसकी वजह से इवन डेथ भी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी चीज़ों की वजह से सुप्रीम कोर्ट भी, मतलब केरला पुलिस एक्ट भी इसका एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर ऐसा होना चाहिए, जहाँ पर क्या होता है कि पूरा जो मतलब सिस्टम है उसको दोषी माना जाता है, बिकॉज इंडिविजुअली आप अगर किसी को पकड़ने की कोशिश करोगे तो सारे लोग एक साथ हो जाएंगे, ठीक है, तो आप कर नहीं पाओगे कुछ। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें तो कलेक्टिव यहाँ पर लाने की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे चैलेंजेस क्या हैं इन इंसिडेंट्स को कर्ब करने के लिए? चैलेंजेस, पहला चैलेंज ये है कि स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन अगेंस्ट टॉर्चर की ज़रूरत है। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर में, ठीक है, जो 1997 का टॉर्चर का ये लेजिस्लेशन है, इंडिया ने इसमें साइन किया है, लेकिन इंडिया ने इसे अभी तक रेटिफाई नहीं किया है। द रीज़न बीइंग कि इंडिया में जो 3rd डिग्री टॉर्चर है ना, उसको एक तरीके से पूरा वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, उसको मतलब नॉर्मल माना जाता है, उसको एक तरीके का इट इज़ द न्यू नॉर्मल, जैसे कहा जाता है ना मास्क इज़ द न्यू नॉर्मल, तो ऐसे ही वो एक न्यू नॉर्मल है, और इसी वजह से इंडिया में वो चीज़ें नहीं होती हैं, और ये सारी चीज़ें। इसके अलावा लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड अनयूज्ड फंड, तो ये भी एक इशू है। बीपीआरडी का डाटा कहता है और कैग का भी डाटा कहता है, दोनों के डाटा ये कहते हैं कि देयर इज़ अ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स एलोकेटेड अंडर मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम। ये मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स स्कीम ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक स्कीम है। इसमें क्या है, बेसिकली मॉडर्नाइजेशन की बात है, बट यहाँ पर फंड का यूटिलाइजेशन नहीं है और मॉडर्नाइजेशन की कमी है। मोदी जी बात कर रहे हैं स्मार्ट पुलिस की, ठीक है, स्मार्ट पुलिस आपने ये पढ़ा होगा, तो यहाँ पर बात तो उसकी हो रही है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन नहीं है। एज पर डेटा यहाँ पर 100 पुलिस स्टेशन में केवल 13.4 और समथिंग लाइक दैट, अराउंड 13 व्हीकल्स हैं, ठीक है, इतने व्हीकल्स हैं। अब इतने व्हीकल्स में हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दीज इंडिविजुअल्स टू डू द थिंग्स, ओके। तो इस वजह से सारी चीज़ें हैं। इवन आप देखोगे नंबर ऑफ पुलिस, तो यूएन कहता है कि 222 पुलिस वाले होने चाहिए 1 लाख पॉपुलेशन पर, लेकिन हमारी कंट्री में ये आंकड़ा जो है ये 100 के 115 120 ऐसा रहता है, और 100 के भी नीचे चला जाता है बिहार यूपी वगैरह में। सो इस वजह से काफ़ी दिक्कत हैं। तो ये सारे इशू हैं, और मॉडर्नाइजेशन की इशू है। इसके अलावा लैक ऑफ इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग का इशू है कि यहाँ पर पॉलीटॉक्सिकेशन होता है, या आप कह सकते हो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है, सुपरिंटेंडेंस यहाँ पे जो है वो एक तरीके, देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, केरल ये जो पुलिस एक्ट है ये 1861 का है। 1861 में क्या हुआ था, पुलिस क्या थी, पुलिस उस टाइम पे पुलिस का जो नेचर था वो ऑप्रेसिव था, और नेचर जो था वो था कि वो एक तरीके की स्टेट जो है, जो ब्रिटिश राज था, कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी, उसकी एक आम थी कि लोगों में वायलेंस वगैरह ना हो, और एक उनका टूल था, ठीक है, टूल ऑफ सप्रेशन था, और उसी ध्यान में रखते हुए पुलिस एक्ट बनाएगा। लेकिन क्या हुआ कि आज़ादी के बाद भी वही चीज़ चल रही है, तो आज खाली क्या हुआ है, जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जगह भारत सरकार या स्टेट पुलिस, ये सब स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग आ गए हैं, लेकिन जो नेचर ऑफ पुलिस है वो नहीं बदला है, ठीक है। तो सेकेंड ARC ने भी ये चीज़ों की बात की है दैट पुलिस जो है वो सप्रेशन का टूल नहीं, एक पार्टिसिपेशन का टूल होनी चाहिए, और कम्युनिटी पुलिसिंग और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्यूनिटी एंजॉयड बाय पुलिस, तो लॉ डज नॉट परमिट कॉमन सिटीजन्स टू स्यू अ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी वगैरह यहाँ पर नहीं है, लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड इम्प्यूनिटी एंजॉयड, लॉ डज नॉट परमिट कॉमन सिटीजन्स टू स्यू अ पुलिस ऑफिसर। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आप पुलिस वाले को किसी को मतलब किसी ने कुछ गलत किया है तो पुलिस वाले को यहाँ पे कुछ किया जा सके, बिकॉज डेथ भी हो जाती है ना, तो उसे मर्डर नहीं माना जाता, उसे कल्पेबल होमिसाइड बोला जाता है। देयर इज अ स्पेसिफिक कीवर्ड जो IPC वगैरह में है, कल्पेबल होमिसाइड, ठीक है।
तो कल्पेबल होमिसाइड आता है और मर्डर नहीं है, वो उसको कल्पेबल होमिसाइड बोला जाएगा, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात पुलिस की नहीं होती है। टेम्पररी एक तरीके का ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसफ़र टेम्पररी या सस्पेंशन, वो भी टेम्पररी होता है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड ओनली द गवर्नमेंट हैज़ द डिस्क्रिशन। रिकमेंडेशन जो है सेकेंड ARC और सुप्रीम कोर्ट की जो प्रकाश सिंह जजमेंट है 2006 की, जहाँ पर 7 गाइडलाइंस दी गई थी, चाहे वो आपकी नेशनल सिक्योरिटी NSC हो, SSC हो, स्टेट सिक्योरिटी कमीशन, इसके अलावा पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड हो, सेपरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन हो, इसके अलावा यहाँ पर पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड और पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 ईयर टेन्योर। सो 1 2 3 4 5 6 एक और है, वो है आपकी नेशनल, ये हो गया पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, 4 ये हो गई, 2 ये हो गई। हाँ, इन्वेस्टिगेशन और ये लॉ एंड ऑर्डर और इन्वेस्टिगेशन फंक्शन को सेपरेट करने की बात, और 2 ईयर टर्मिनोलॉजी। तो ये सारी प्रकाश सिंह जजमेंट में 7 डायरेक्टिव्स आए थे फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी। तो कंप्लेंट अथॉरिटी एक डायरेक्टिव इनमें क्या था, PCA, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, तो उसको बनाने की बात यहाँ पे की जा रही है, जो मिसकंडक्ट होते हैं वहाँ पर। इसके अलावा ऑल्सो इंडिया डज नॉट फॉलो द कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है फॉर पुलिस चीफ्स, दैट इज कमांडर ऑफ पुलिस इज नॉट हेल्ड गिल्टी फॉर फेलिंग टू कर्ब दिस थिंग। ठीक है, तो कमांडर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं है। कमांडर रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर कोई चीज़ फेल हो जाती है तो इंडिविजुअल लेवल पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल लिंचिंग के इश्यूज़ में भी, लिंचिंग का जो केस हुआ था, लिंचिंग के में जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, 9 जो प्रिंसिपल्स या 9 पॉइंट गाइडलाइंस है, जो तहसीन एस पूनावाला केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, वहाँ पर भी बात की गई थी कि जो भी मतलब लोग हैं, जो भी पुलिस ऑफिशियल हैं, उनको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रखा जाए कि कोई भी होता है तो यहाँ नोडल ऑफिसर बनाया जाए इन चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए, और पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। अभी क्या होता है कि यार कुछ हो गया तो हो गया, ठीक है, उनकी कोई घर में ना उनकी सैलरी कम होती है, ना उनकी कोई ऐसा होता है कि आपकी वजह से किसी की जान चली गई, नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है, कमांड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इसको होना चाहिए। इसके अलावा इंटरनल डिपार्टमेंट इंक्वायरी जो है टू एग्जामाइन द रॉन्ग डूइंग रियरली फाइंड पुलिस कल्पेबल। तो इंटरनल जो भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है उनमें भी कुछ ऐसा आता नहीं है, और इस वजह से दिक्कत है। इवन आप और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर NCR भी जो वो चीज़ यहाँ लिखी हुई है, पुअर कन्विक्शन रेट, तो हिंदू के डाटा पॉइंट से ये चीज़ विजन ने उठाई हुई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पुअर कन्विक्शन रेट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक क्रिटिकल एनालिसिस बताया था कि 46% जो है वो IPC का नॉर्मल कन्विक्शन रेट है। मतलब 100 अगर केस गए हैं तो 46 लोगों को यहाँ पे सज़ा मिलने वाली है, ऐसा एक रेट है। पहले ये बहुत ज़्यादा था, अब ये बहुत कम है, तो उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर यही कन्विक्शन रेट पुलिस का देखें कि पुलिस का कितना है 2001 से लेकर 2018 तक, तो 26 पुलिस वाले, ओनली 26 पुलिस वाले यहाँ पर कस्टोडियल वायलेंस के यहाँ पर कन्विक्टेड हुए हैं 1727 से केसेस ऑफ डेथ में। समझ रहे हो, वैसे तो 46% के अराउंड रहता है कन्विक्शन कि 100 केसेस हैं तो 46 लोग वहाँ पे दोषी बाद में पाए जाएंगे। यहाँ क्या है, यहाँ लगभग मान लो 1000 में भी 26 रह गए, मतलब वो यहाँ पे 2.6 तो बहुत कम है, उससे भी मतलब गया गुजरा, ठीक है, 2.6 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, उसमें भी 700 और लगभग ये आधा और कर दोगे इसको, ठीक है, तो ये बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, 1.8 और उससे भी उसके आसपास 1.92 ऐसा कुछ आएगा। सो आई होप यू आर गेटिंग, बहुत कम है ये, और इसका रीज़न यही है कि जो पुलिस है वो मतलब पावर है, और पावर जो है वो कोयरसिव है, और कोयरसिव है तो फिर सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, समझ रहे हो। सो ये चीज़ है। इसके अलावा वीक फंक्शनिंग ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC जो है, यहाँ पर 2-4 कीवर्ड लिख देना, टूथलेस टाइगर है, इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, इसका पॉलिटिकलाइजेशन है, पॉलिटॉक्सिकेशन है, इन चीज़ों की यहाँ पर आप बात कर सकते हो, और प्रॉपर यहाँ पे इनके पास पावर नहीं है, और ये सारी चीज़ें हैं। एक एडवाइजरी बॉडी है, और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। UPSC ने पहले भी ये कमीशन वगैरह पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इसके अलावा ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा लैक ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन, तो विटनेस की यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अगर देखो कानून जो होता है वो कैसा होता है भैया, अंधा
था। अंधा कानून है, उसे चाहिए एविडेंस, एविडेंस के लिए चाहिए विटनेस, विटनेस और एविडेंस, दो चीज़ें चाहिए, लेकिन एविडेंस मिलता नहीं है और विटनेस कोई सामने आता नहीं है, बिकॉज जो भी विटनेस सामने आएगा उसकी कोई प्रोटेक्शन की बात होती नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो? तो पता चला विटनेस ही नहीं रहा। सो दीज थिंग्स आर देयर, जो मूवीज़ में देखा है वो रियलिटी में भी होता है। तो ऑफन इन्वेस्टिगेशन जो भी होती है कस्टोडियल किलिंग में, तो वहाँ पे डिले वगैरह होते हैं और फैमिली वगैरह को अरेस्ट किया जाता है, कोई विटनेस प्रोटेक्शन नहीं है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी दी थी कि विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम आनी चाहिए। लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट है, आई गेस 114th रिपोर्ट है लॉ कमीशन की, यू कैन क्रॉस चेक दिस थिंग। तो वो जो रिपोर्ट है वो भी बात करती है विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम की, और सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली आर्टिकल 142, जिसमें वो उसके पास पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस के तहत कुछ भी कर सकता है, तो वहाँ पर उसने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जो है रिसेंटली लॉन्च भी की थी, तो वो एक पॉइंट है। इसके अलावा पॉपुलर सपोर्ट एनकरेज सच एक्शन। पॉपुलर सपोर्ट एक इशू है, हैदराबाद एनकाउंटर हो या फिर कोई और एनकाउंटर या फिर ऐसी सारी चीज़ें, तो लोग सपोर्ट भी कर देते हैं कि चलो बढ़िया है, चल लें दो। तो जब लोग आंखें बंद कर लेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा, बिकॉज इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर पब्लिक नहीं, उसमें पब्लिक अपोज करेगी तो नेताओं पर भी दबाव होगा, पूरे सिस्टम पर दबाव होगा, क्योंकि फिर जनता नाराज़ हो जाएगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन अगर जनता ही उसमें सपोर्ट कर रही तो कोई फिर दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी करो। ओके, इसके अलावा लीगल रेमेडीज़ वे फॉरवर्ड क्या हैं, तो यूएन जो हमने बताया था, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, तो उसको रेटिफाई करने की ज़रूरत है। साइन करने से कुछ नहीं होता साहब, रेटिफाई करना चाहिए। सो दिस इज़ द थिंग। इसके अलावा सेक्शन 197 ऑफ सीआरपीसी को यहाँ पर रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो प्रोसिक्यूटर डू नॉट नीड टू ऑब्टेन गवर्नमेंट अप्रूवल बिफोर परसुइंग द चार्जेस अगेंस्ट पुलिस इन केस ऑफ एलिजिंग आर्बिट्री एंड ऑल दोज थिंग्स। तो यहाँ पर इसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। अभी प्रोसिक्यूशन जो है, प्रोसिक्यूटर है, उसको अप्रूवल वगैरह लेना पड़ता है सरकार का, क्योंकि सरकार का एक वो है ना कि सरकारी एम्प्लॉय हैं तो सरकार के एम्प्लॉय हैं, तो फिर कैसे, तो वो सारी जो चीज़ें हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज एंड एनफोर्समेंट ऑफ लॉस, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीके बसु जजमेंट। डीके बसु 1997 की ये जजमेंट थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने 11 डायरेक्टिव्स, ठीक है, 11 डायरेक्टिव्स यहाँ पे दिए थे टू इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी एंड फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बाई मेकिंग द अरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें हुई थी, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन करो एक्यूज्ड का, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई को दिक्कत थी, किसी को, मतलब समझ रहे हो कि किसी को पता चला डायबिटीज़ है और फिर आपने कस्टडी में लेके उसको को जो भी वो उसे पसंद है, किसी किसी को कोई चॉकलेट खाता है, जैसे एक वेब सीरीज़ में देख रहा था स्पेशल ऑप्स। ठीक है, वहाँ पे वो बंदा था, वो चॉकलेट खाना पसंद था उसे, क्योंकि उसे डायबिटीज़ थी, तो इन्वेस्टिगेशन में उसे चॉकलेट नहीं मिली और वो फिर लास्ट में उसको हार्ट अटैक आ गया। ठीक है, वो सारी चीज़ें, ठीक है, बीपी था, डायबिटीज़ नहीं, सॉरी। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन, अब ऐसे किसी की डेथ हो जाए किसी की, ठीक है, तो फिर पुलिस कहेगी कि यार हमारी क्या गलती है, लेकिन गलती ये है ना, शुरू में मेडिकल एग्जामिनेशन भी कर लो कि किस, मतलब क्या क्या इश्यूज़ हैं उसके साथ, है ना, समझ रहे हो। जैसे डॉक्टर भी कोई दवा, कोई नॉर्मल पेशेंट कोई भी उसमें एडमिट होता है तो नॉर्मल उसका ब्लड प्रेशर और जो भी है मेज़र करते रहते हैं ना, कि पता चला कोई और बीमारी थी, कोई और बीमारी हिडन थी, वो हिडन वाले में बंदा नप गया। ठीक है, सो दैट थिंग इज़ देयर। इसके अलावा एक्यूज्ड वाज मेड मैंडेटरी नोटिफाइंग नियरेस्ट किन, और जो भी ये चीज़ होनी चाहिए, और जो भी नियरेस्ट किन है उसको अरेस्ट के बारे में बताना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 11 डायरेक्टिव्स दिए हैं डीके बसु जजमेंट में। ठीक है, एक्सेट्रा, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, डीके बसु जजमेंट कोट कर दोगे बस काम हो जाएगा कि हाँ अच्छे ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, जैसे नियरेस्ट किन को, जैसे अगर मेरे को कोई अरेस्ट करना आ जाए तो फिर मुझे तो बताए, मुझे, मेरे लिए तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड है ही, मुझे तो बताया ही जाएगा एज पर आर्टिकल 22, लेकिन फैमिली को भी बता दो कि हाँ ऐसा ऐसा हो गया है। सो दैट थिंग डीके बसु जजमेंट में आ गई। ठीक है, डीडी बसु नहीं है, डीके बसु है, ऐसा याद रखना। ऑल्दो सम ऑफ दीज रिकमेंडेशंस हैव बीन इंक्लूडेड, सीआरपीसी कुछ अमेंडमेंट करके लाई गई, लेकिन बहुत सारी इग्नोर करी जाती हैं पुलिस के द्वारा। इफेक्टिव रोल ऑफ मजिस्ट्रेट, जो मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, जो पुलिस पावर्स को यहाँ पे जो भी मतलब चीज़ें होती हैं, जैसे इस केस में भी यही हुआ था, मजिस्ट्रेट ने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि वो और भी चीज़ों से बर्डन्ड होते हैं, उनके पास सिर्फ यही काम थोड़ी ना होता है कि सिर्फ यही करने के लिए वो बैठे हैं कि अरे कोई पुलिस वाला आए और वो फिर हमसे 24 घंटे में प्रेजेंट करे और हम उसे अप्रूवल दें। और भी काम होते हैं ना दुनिया में, तो इस वजह से क्या होता है, उनके पास और भी काम होते हैं और परेशान रहते हैं, और भी चीज़ें करनी होती हैं। सो उस चक्कर में ये चीज़ इशू, ये छोटा मोटा बात है, तो इसमें पुलिस को पावर वो ज़्यादा दे देते हैं कि हाँ चलो ले जाओ रिमांड पे, देखो जाके निकलवाओ गवाह से सबूत या जो भी है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें होती हैं।
और इंश्योर दैट द राइट टू काउंसिल जो है उसको अवेलेबल कराया जाए क्योंकि ये आर्टिकल 22 में है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा इंश्योर पुलिस अकाउंटेबिलिटी, तो यहाँ पे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने की ज़रूरत है। एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी जो है वो पूरी बाहर से आती है, जैसे पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, ठीक है, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी बनाई जाए, और यहाँ पर प्रकाश सिंह जजमेंट में जो बोला गया है। इसके अलावा एंड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसफरिंग पुलिस, जो पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है आईपीएस ऑफिसर्स और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। लबासना की स्टडी वगैरह भी हुई है इस पर कि हर महीने में यूपी में कहीं स्टडी हुई थी, हर 2 महीने 3 महीने में ट्रांसफ़र हो रहे थे 1990s के किसी एक पर्टिकुलर ईयर में। लबासना की स्टडी थी एग्जैक्टली आपको याद नहीं रखना है, बट 2 साल से कम में ट्रांसफ़र बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतना 2 साल भी बहुत कम लोगों को हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एलिजिड टू हैव कमेटी अब्यूजेस और ये सारी चीज़ें। इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मतलब जो भी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विद इन द मैकेनिज्म जो भी है वो सारी चीज़ें। इसके अलावा प्रोवाइड ट्रेनिंग इन साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो भी साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उनमें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, जैसे बॉडी कैमरा वगैरह और ये सारी चीज़ें। ये न्यूज़ भी एक आर्टिकल में आई थी द हिंदू के कि जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक लाइव्स मैटर था, तो वहाँ पर एक सजेशन एक आर्टिकल में आया था दैट बॉडी कैमराज कैन बी यूज्ड, ठीक है। बॉडी कैमराज का मतलब कि पुलिस के पास एक बॉडी कैमरा होगा, कैसे क्या कर रहे हैं, कोई फर्जी काम तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए नार्को एनालिसिस, वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीसीटीवी इनसाइड पुलिस स्टेशन, ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा विटनेस प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, ये जो मैं अभी बता रहा था विटनेस प्रोटेक्शन लॉ कमीशन की 198th का लॉ कमीशन रिपोर्ट है। मैं आपको 114th में गैस कर रहा था लेकिन 198th है, ठीक है, 114th किसी और की होगी। तो यहाँ पे लॉ कमीशन ने 198th और 273rd रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें बात करी है विद रेस्पेक्ट टू यू कैन से विटनेस प्रोटेक्शन। ऑल कंप्लेंट्स बाय फैमिलीज ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेस जो है उनको एक जो भी धमकी हमकी आती हैं ना कि केस वापस ले लो नहीं तो गोली मार दी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो कंप्लेंट वगैरह रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं कंक्लूजन में यू कैन कोट इफ़ यू वांट। गोरे कमेटी बनी थी पुलिस ट्रेनिंग की 71 और 73 में, इसने बात की थी सॉफ्ट स्किल में ट्रेनिंग वगैरह देने की और बाकी सारी चीज़ों की, तो पुलिस ट्रेनिंग पर ये बनी थी। इसके अलावा रेबेरियो कमेटी बनी थी पुलिस रिफॉर्म में 1998 में। पद्मन भैया कमेटी बनी थी पुलिस रिफॉर्म 2000 में। मलीमत कमेटी जो क्रिमिनल जस्टिस रिपोर्ट है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देती है, ये बनी थी। सेकेंड ARC बनी थी। सभी ने रिकमेंडेशन है, इन सभी की रिकमेंडेशन को भी अगर पूरा लगा दिया जाए तो काम हो जाएगा, ठीक है। हर जगह आप ऐसे कमेटी वगैरह जो भी है आप कोट कर सकते हो, हर जगह कमेटीज़ बन चुकी हैं, सबके रिकमेंडेशन आ चुके हैं, कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा इनोवेशन लाने की, बस इन्हीं को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बट वही है, पॉलिटिकल विल नहीं है तो इस वजह से कुछ नहीं हो पाता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेट्स की यहाँ पर और बात आ जाएगी बिकॉज ये जो है पुलिस सब्जेक्ट है, तो ये सारी चीज़ें हैं और ये नहीं होना चाहिए बिकॉज पुलिस जो है वो जनता के लिए होनी चाहिए, ठीक है। इट शुड वर्क लाइक अ पुलिस सर्विस रादर देन पुलिस फोर्स। जैसे इंडियन पुलिस सर्विस होता है, इंडियन पुलिस फोर्स का कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, UPSC IPS लेता है ना कि IPF। तो ऐसे कुछ जार्गन्स लगा के आप अपने आंसर को कंक्लूड करके अच्छे से मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और कौन सी न्यूज़ है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, रिसेंटली क्या हुआ है, देयर वर कॉज फॉर एडवांसिंग ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इन इंडिया इंक्लूडिंग द नीति आयोग CEO, ठीक है। तो हर कुछ ऑनलाइन हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की भी बात हो रही है। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या है, नीति आयोग ने इसको थोड़ा सा बोला है, तो इसके बारे में कुछ और जानकारी। ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन ODR एक फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है, ADR मैकेनिज्म, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन क्या होता है, जुडिशियरी वाला, ठीक है। ये क्या है, ADR है, ऑल्टरनेटिव है, दैट यूजेस नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स याद रखें, नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, ठीक है। जैसे न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बना था, ठीक है, ये हमने करंट अफेयर में ही पढ़ा है पिछले मैगजीन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ऐसे ही नेगोशिएशन, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, MAN, NAM कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, कैसे भी याद कर लो। तो यू हैव टू रिमेंबर टेक्निक्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट विद द हेल्प ऑफ इंटरनल एंड ICT, ठीक है, इंटरनेट एंड ICT। ODR जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज होगा, डाटा मैनेजमेंट टूल्स का होगा, टू एंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी ऑफ जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है।
इसके अलावा मॉड्यूल्स अंडर ओडीआई, ऑप्ट इन और ऑप्ट आउट। ऑप्ट इन क्या होता है, इन विच ऑप्शन ऑफ गोइंग इनटू मीडिएशन इज वॉलेंट्री, यहाँ पे होता है मैंडेटरी, यहाँ वॉलेंट्री यहाँ मैंडेटरी। ऑप्ट इन में वॉलेंट्री होता है कि यू कैन ऑप्ट इन, और ऑप्ट आउट में मैंडेटरी होता है टू एंटर इनटू द मीडिएशन एट लीस्ट वन सेशन एंड देन द पार्शियल हैव लिबर्टी, कि निकलना चाहे तो निकल जाए। ठीक है, मतलब समझ रहे हो कि देखो ऐसे समझने की कोशिश करो, कभी कभी कोई चीज़ करते हो ना तो पहले से कहीं पे टिक लगा होता है कि यस, जैसे आपको क्या डू यू वांट, जैसे आप रेलवे का रिजर्वेशन करा रहे हो तो क्या आपको इंश्योरेंस चाहिए है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है, पहले से अगर यस लगा है तो आपको फिर ये काट के नो करना पड़ेगा। ये ऑप्ट आउट है कि पहले से वो ऑप्ट इन है, आपको अगर नहीं है इंटरेस्ट तो आप ऑप्ट आउट कर लो। एक क्या है, पहले से तो जनरल ऑटोमेटिक वो ऑप्ट आउट है, लेकिन अगर आप चाहो तो एंटर में ऑप्ट इन कर सकते हो। तो ऑप्ट इन में क्या है कि आपकी इच्छा है, लेकिन ऑप्ट आउट में भी आपकी इच्छा है, लेकिन वो थोड़ी देर में आएगी, उसके पहले ही थोड़ा सा यहाँ पे एक सेशन में हो जाएगा, समझ रहे हो। इसके अलावा ये बिहेवियरल नज की एक इकोनॉमिक्स होती है, जो इकोनॉमिक सर्वे ने भी हाईलाइट की थी। इकोनॉमिक सर्वे 2000 कौन सा वाला, पिछला वाला मतलब जो अभी वाला 19-20 था, तो पिछला वाला 18-19 था। ठीक है, तो उस वाले इकोनॉमिक सर्वे ने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स और बिहेवियरल नज के कॉन्सेप्ट को बताया था। जैसे आप अगर भीम खोलते हो तो उसमें आ जाता है डोनेट नाउ, तो ये सारी बिहेवियरल नज की टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छे से यूज करती है, और हर कोई प्राइवेट सेक्टर में और ज़्यादा अच्छे से यूज होता है इन सारी चीज़ों का। ओडीआर जो है वो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन और डिस्प्यूट कंटेनमेंट और अवॉइडेंस दोनों पर काम करता है। ठीक है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इज नॉट ओनली अबाउट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन बट इट इज़ अ काइंड ऑफ बैकवर्ड लिंकेज, पीछे भी जाएगा, और अवॉइडेंस और ये सारी चीज़ों पर भी काम करेगा, आपको नज़र आएगा। इसके अलावा बेनिफिट्स क्या हैं ओडीआर के, सिंपल बेनिफिट है ना, सिंपल समझने की कोशिश करो कि कोई चीज़ पहली बात तो ऑनलाइन हो रही है तो इसकी वजह से एक जल्दी काम होगा, वो एक इशू है। एक अगर नॉर्मल ओडीआर नहीं होगा तो फिर ओडीआर में जो ऑनलाइन है वो ऑफलाइन हो जाएगा। ऑफलाइन का मतलब कोर्ट, और कोर्ट का मतलब आपको क्या पता है, पेंडेंसी, तारीख पर तारीख फिनोमिना। सो दैट्स वाई ये जो केसेस हैं वहाँ पर वो कम हो जाएंगे हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और नेशनल जुडिशरी डाटा ग्रेड ये कहता है कितना कितना कम हो जाएगा, इतना इतना कम हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों केसेस यहाँ से। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स केसेस जो हैं, अब यहाँ से फोकस कम हो जाएगा तो कॉम्प्लेक्स केसेस जो आते हैं उन पर फोकस आराम से, जो कम केस हैं उन पे काम हो पाएगा, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन डिस्प्यूट में जो छोटे मोटे केस होते हैं जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को हट कर देते हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पे सॉल्व हो पाएंगे आसानी से। क्योंकि नॉर्मल मान लो कोई एनकाउंटर का केस चल रहा है, कोई बड़ा हाई प्रोफाइल सीबीआई इंक्वायरी और कुछ भी चल रहा है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट सीए एनआरसी, उसमें एक छोटा सा केस चल रहा है कि अरे भैया ये जगह किसको दी जाए, है ना, डूइंग बिजनेस हो रही है, तो ये सारी चीज़ें इशू आते हैं। इसलिए कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी आएगा, क्योंकि ऑनलाइन में जल्दी से होगा तो कंज्यूमर भी कंज्यूमर सेटिस्फाई तो कंज्यूमर ग्रीवेंस नहीं आएंगे, और इससे पूरा मार्केट में ट्रस्ट आएगा। ट्रस्ट क्या होता है, ठीक है, अभी अगर इकोनॉमिक सर्वे बजट वगैरह की बात करो तो इनविजिबल हैंड ऑफ ट्रस्ट, ये सारी चीज़ें, तो ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जैसे आप अमेजोन पे भी कुछ खरीदते हो तो हर चीज़ आपको रिटन डॉक्यूमेंट्स और इन चीज़ों में नहीं हो सकती। मार्केट इकोनॉमी में कुछ ट्रस्ट का कंपोनेंट ज़रूर होता है, और वो ट्रस्ट बहुत ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। अभी जैसे फर्जी मास्क चल रहे थे तो वो ट्रस्ट डिटेरियोरेट हो गया, ठीक है, उसकी धज्जियाँ उड़ गई, फिर उसके बाद वो चीज़ें अपने आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आएगा। इन्वायरमेंट बेनिफिट, तो इन्वायरमेंटल बेनिफिट भी हैं, और एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड फास्टर ऑप्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं विद रेस्पेक्ट टू दिस थिंग। और इसके अलावा लिमिटेशन क्या है ओडीआर की, तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल इशू है, क्योंकि टेक्निकल चाहिए होगा सब कुछ, तो वो तो है नहीं। इवन आप लोगों को ये नहीं पता गवर्नमेंट वाले सेक्टर में जो पुराने से लोग हैं, ओल्ड एज्ड लोग, उनको अभी व्हाट्सएप चलाना तो आ गया है इवन, लेकिन उनको और भी चीज़ें अभी नहीं आई हैं। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, एक ऑफिस में जाओगे, वहाँ से उन्होंने बोल दिया है कि हाँ डॉक्यूमेंट जो है वो हमने PDF जो है वो सेंड कर दिए, डॉक्यूमेंट हमने दूसरे ऑफिस में सेंड कर दिए। दूसरे ऑफिस में गए, वहाँ पे वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसी कोई डॉक्यूमेंट नहीं आई है। फिर पहले ऑफिस में गए, फिर ऐसे 4 बार चक्कर लगाए, फिर पता चला जो दूसरा ऑफिस था उसने ईमेल वगैरह ही चेक नहीं किया था, क्योंकि ईमेल पे आ गई थी। तो डिजिटल लिटरेसी के नाम पर जब सिर्फ व्हाट्सएप चलाना आएगा लोगों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि वो टेक्निकल डिजिटल लिटरेसी कहाँ से वो देनी पड़ती है ना, ऐसे थोड़ी ना मिल जाती है। तो उस पर कोई अभी ऐसी एनालिसिस, कोई ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है नहीं गवर्नमेंट का कि ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को, है ना।
उसमें बहुत अभी कमी है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, तो आप समझ रहे होगे। इसके अलावा अगर लाए भी तो पब्लिक एजेंसीज और पब्लिक सेक्टर में लोग इंटरेस्टेड नहीं है, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। इसके अलावा लाइक ADR, ODR इज ऑल्सो बेस्ट सूटेड फॉर रिमूव ओनली सर्टेन टाइप ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, कुछ डिस्प्यूट, कुछ लिमिटेशन है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच वगैरह ये थोड़े से हो सकते हैं, बड़े डिस्प्यूट नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा प्रोसीजरल इश्यूज भी हैं, एज मे बी डिस्कवरी, interrogatories, recording the testimony of witness and cross examination which may not be convenient। तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन पे नहीं हो सकती। ऑनलाइन पे आप क्रॉस चेक और ये सब नहीं कर सकते ना। इसके अलावा डिफ़िकल्टी एनफोर्समेंट। ठीक है, अब ऑनलाइन केस हुआ, ऑनलाइन सज़ा मिल गई, ऑनलाइन सब हो गया। ठीक है, ऑनलाइन डिसीजन मेकिंग हो गई, लेकिन अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए थोड़ी ना ऑनलाइन के हाँ हम CCTV कैमरा लगा के इतना रॉ थोड़ी ना चल रही है, रॉ IB थोड़ी ना बन गए हैं सब लोग के। हाँ तुम, अब मैंने अभी ऑनलाइन ये बोला था, तो ऑनलाइन डिसीजन के अकॉर्डिंग मेरे पास सैटेलाइट का डेटा है जो बता रहा है कि तुमने वहाँ से अभी गाड़ी नहीं हटाई है पार्किंग से, या जो भी है। ठीक है, वहाँ से अवैध खनन नहीं हटाया है, वट। ठीक है, जो भी एनक्रोचमेंट रोड पे कर रखा है आपने नहीं किया है। सो अगर ऐसा कुछ इतना इंटेलिजेंस तो है भी नहीं है ना। सो ये सारे इशूज़ है। इसके अलावा अदर चैलेंजेस, प्राइवेसी एंड डाटा सिक्योरिटी ड्यू टू द राइज इन द साइबर थ्रेट। ठीक है, तो और भी इशूज़ हैं कि मतलब सब कुछ ऑनलाइन कर लिया तो पता चला फिर किसी ने साइबर अटैक कर दिया और केस को पलट दिया या कुछ भी। ठीक है, केस को चोरी कर लिया या जो भी है, रैंसम और जो सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में, तो यहाँ पे क्या है, क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड लोक अदालत को एनकरेज करना चाहिए टू यूटिलाइज द ODR प्लेटफॉर्म। ठीक है, ताकि लोक अदालत जो है उनमें केसेस भी कम होते हैं, वो लोकल लेवल पर भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें। इसके अलावा ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट भी है 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने सेलिब्रेट किया है 5th एनिवर्सरी ऑफ अर्बन मिशन, PM आवास योजना। तो PM आवास योजना के बारे में यहाँ डिटेल्स हैं। ये इशू, ये PM आवास योजना मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ। व्हाट यू कैन डू, यू कैन सर्च दिस PM आवास योजना। मेरा लेक्चर यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने यूट्यूब पर ही लेक्चर लिया है PM आवास योजना में अलग से। ठीक है, सो यू कैन जस्ट डू दिस थिंग फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि PM आवास योजना पहले से कवर कर चुके हैं। सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। सिंपल है, 2022 तक घर बनाने एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें मैंने कवर करी हुई हैं। यू कैन सर्च गवर्नमेंट स्कीम बाय राहुल एंड यू विल गेट द वीडियोस। ओके, सो इसको कवर नहीं करेंगे। और ये न्यूज़ है बिल्कुल पुरानी सी न्यूज़ है, सो दैट्स वाई वी आर नॉट कवरिंग इट। अगर आप 1 साल से करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपको नहीं ज़रूरत है दोबारा पढ़ने की। ओके, सो दिस इज़ इट। ये आपका पॉलिटी कवर हो गया। और आप विजन IAS का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, फाउंडेशन कोर्सेज एंड ऑल। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन वटेवर। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे IR की जो भी टॉपिक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशन एंड बाकी सारी चीज़ें, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप पवेडपीडिया ऑफिशियल। ग्रुप पवेडपीडिया है, लेकिन मटेरियल GS का भी अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, दिस इज इट फॉर द डे। कल के टॉपिक में या नेक्स्ट जो भी लेक्चर आएगा, वी विल कवर दिस एंटायर IR टॉपिक, ऑल दीज थिंग्स दैट यू कैन सी ओवर हियर। सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू शो योर सपोर्ट ऑन इन द कमेंट सेक्शन, इन द by liking this video and by sharing this video with your friends. Okay, I hope this analysis is helpful for you. मैंने बहुत critically इसको कवर किया है, बहुत चीज़ें कवर की हैं जो नॉर्मल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा था। ओके, so I hope this is helpful for you. Thank you so much and bye bye.